राशि को अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का बड़ा शौक था, लेकिन वो क्या जानती कि बेटा विदेश से विदेशी बहू ले आएगा, वो भी कोई और देश नहीं बल्कि चाइना की बहू। माँ, ये सांगसू है। क्या है बेटा, क्या है ये? अरे माँ, इसका नाम सांगसू है और ये आपकी बहू है। अरे बेटा, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो ये किसी तोते से कम नहीं। ना मैं इसकी भाषा जानूं ना ये मेरी। अरे तू इसे क्यों ले आया बेटा? अरे माँ, ये हिंदी समझ लेती है लेकिन बोल नहीं पाती। आप इसे जो बोलेंगी ये समझ जाएगी। वैभव सांगसू की तरफ देख उसे माँ को नमस्ते करने के लिए कहता है। सांगसू थोड़ा सा झुककर राशि को चाइनीज स्टाइल में नमस्ते करती है। राशि भी झुक जाती है। सांगसू फिर झुकती है। माँ भी दोबारा झुकती है। सांगसू फिर झुकती है। माँ भी तिबारा झुकती है। माँ इससे परेशान होकर पैर पटकती है और मुंह बना देती है। अरे बस, एक ही बार में नमस्ते बोला करो, मेरी तो कमर ही टूट गई। नमस्ते नमस्ते, भगवान ही बचाए ऐसी बहू से। ये सुनकर सांगसू हंसने लगती है। अगले दिन राशि खाने में रोटी बनाती है और सांगसू और वैभव को खाने को देती है, लेकिन तभी सांगसू खाना देखकर मुंह बनाने लगती है। वो वैभव की ओर इशारा कर उसे दीवार पर चल रही छिपकली दिखाती है। ओके ओके डार्लिंग, माँ ये कल तुम्हारे लिए बना देगी, ठीक है? आज तुम ये रोटी खा लो। अरे वैभव, क्या बना दूंगी है? बता, बहू क्या खाती है, क्या पसंद है उसे? माँ, तुम्हारी बहू बोल रही है कि उसे छिपकली खानी है। चाइना में तो ये लोग छिपकली बहुत ही चाव से खाते हैं। तभी सांगसू वैभव के कान में कुछ कहती है। माँ, ये बोल रही है कि इसने कभी इतनी फ्रेश छिपकली नहीं खाई है। वैभव की माँ ये सुनकर सर पकड़ लेती है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? छिपकली भी कोई खाने की चीज है? और हाँ, मेरे घर की रसोई में ये सब नहीं बनेगा। वैसे और क्या शौक है बहू को, ये भी बता दे। कुछ नहीं माँ, ऐसे तो कोई शौक नहीं है सांगसू को, बस खाने पीने की शौकीन है। अगले दिन पूरे पड़ोस में बात फैल जाती है कि राशि की बहू चाइनीज है। फिर क्या था, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर आ जाती है राशि के घर और उससे कहती है, अरे बहन राशि, सुना है बहू लाई हो और वो भी चाइनीज। अरे हाँ, मैं तो बुलाने ही वाली थी तुम लोगों को कि आओ और बहू को आशीर्वाद दे दो। अरे वो तो दे देंगे राशि, लेकिन ये तो बताओ खाती क्या है तुम्हारी बहू? सुना है चाइना में तो चिंपांजी और कुत्ता भी खाया जाता है। अरे नहीं राधा, ये सब तो कहने सुनने की बात है। हमारी बहू तो बड़ी ही संस्कारी और अपने भारतीय टाइप की है। हाँ, अरे बुलाओ बुलाओ, हम भी तो देखे ना इन नवेली बहू का मुंह। और हाँ, नाम क्या है तुम्हारी बहू का? राशि घबराते हुए कहती है, मेरी बहू का नाम सांगसू है। रुको बुलाती हूँ। सांगसू बेटा, जरा बाहर आना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। सांगसू बाहर नहीं निकलती। तभी राशि उन लोगों से कहती है, नई बहू है ना, शर्मा रही है। रुको मैं जोर से आवाज देकर बुलाती हूँ। अरे बेटा सांगसू, जरा बाहर तो आओ। तभी छोटी सी ड्रेस में कान में हेडफोन लगाकर सांगसू बाहर आती है, जिसे देख सारी औरतें हैरान हो जाती हैं। अरे राशि, बड़ी ही संस्कारी और शर्मीली बहू है तुम्हारी। सभी राशि पर हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। राशि सर पकड़कर बैठ जाती है और शाम को वैभव से कहती है, देख बेटा, ये लड़की इस घर में नहीं चलेगी, तू इसे चाइना ही छोड़ा। वैसे भी इन लोगों का कोई सामान ना 2 महीने से ज्यादा तो टिकता नहीं, ये क्या खाक टिकेगी। इसकी वजह से आज मेरी मोहल्ले के सामने बेइज्जती हो गई। ये न साड़ी पहनना जानती है, न हमारी तरह खाना बनाना, न बोली न भाषा। अरे बेटा, इसे तो ये भी नहीं पता कि संस्कार क्या होते हैं। इसे तो तू चाइना ही छोड़ा। इतना कहकर राशि अपने कमरे में चली जाती है। राशि की सारी बात पास खड़ी सांगसू सुन रही होती है और अगले दिन सुबह सांगसू साड़ी पहनकर राशि को कमरे में चाय देती है और कहती है, गुड मॉर्निंग माँ, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। राशि को सांगसू साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी पीछे से वैभव आ जाता है। माँ, तुमने जो कल मुझे कहा था वो सांगसू समझ गई थी। वो रात में बहुत रोई कि उसे चाइना नहीं जाना है
वो हमारे साथ रहना चाहती है। माँ, उसने रात भर YouTube से साड़ी पहनना और चाय बनाना भी सीख लिया और अभी आपसे कुछ कहना चाहती है। राशि सांगसू की तरफ देखती है। माँ, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। ये सुनकर राशि सांगसू को गले लगा लेती है। गले लगते ही सांगसू को राशि के पीठ के पीछे की दीवार में छिपकली दिख जाती है और वो उसे पहले तो देखती है, फिर आंख बंद कर लेती है। कामिनी अपने छोटे बेटे अंश के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रही थी। अंश एक हाथ से अपाहिज था, इसलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अरे नहीं कामिनी बहन, आपका बेटा तो अपने काम भी ढंग से नहीं कर सकता। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हरगिज नहीं करवा सकते। हमें माफ कीजिए, हम चलते हैं। इसी तरह अंश के लिए कई रिश्ते आए और लौट गए, लेकिन कोई भी अंश से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बेटा अंश, तू यूं उदास मत हो। देखना, तेरी माँ तेरे लिए इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगी। तू चिंता मत कर बेटा। कामिनी की बड़ी बहू निधि हमेशा अंश के अपाहिज होने का मजाक बनाती। एक दिन निधि ने कहा, देखना, अब इस लूले की शादी कभी नहीं होगी। जब मैंने कहा मेरी चाची की लड़की प्रिया से इसकी शादी करा दूं, तब तो बड़े नखरे थे आप सबके। वो काली है, अनपढ़ है। अब तो इसके लिए कोई लूली लंगड़ी लड़की भी हाँ कर दे, वही बहुत है। बहू, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दिया कर। देखना, मैं इसके लिए तुझसे भी कई गुना खूबसूरत लड़की ले आऊंगी। ये मेरा वादा है। निधि को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत और होशियार समझती थी, इसलिए वो सबको अपने काबू में रखना चाहती थी। वो घर के नौकरों पर अपना हुक्म चलाती और खुद आराम करती। एक दिन पंडित शादीराम एक लड़की राधा का रिश्ता लेकर आते हैं। सबको राधा बहुत पसंद आती है, क्योंकि राधा बेहद ही खूबसूरत थी। कुछ ही दिनों में राधा और अंश की शादी हो जाती है। राधा कामिनी के घर बहू बनकर आ जाती है। राधा की खूबसूरती से निधि को बड़ी जलन होती है। पता नहीं इस लड़की ने इस लूले में ऐसा क्या देखा जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस लूले से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब राधा ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, इसलिए सब राधा से बहुत खुश थे। ये लीजिए माँ जी, आपकी मसाला चाय, और काका आपके लिए ये पकोड़े। एक तू है जो दिन भर कामों में लगी रहती है, और एक वो महारानी है जो किसी काम की नहीं, बस हर समय पैसे उड़ाने और सजने संवरने के लिए पार्लर में बैठी रहती है। बेटा, कल पास की औरतें तेरी मुंह दिखाई के लिए आने वाली है। मैंने तो गर्व से सबको कहा है कि मेरी छोटी बहू से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। आज तो बेटा मैं ही तुझे तैयार करूंगी। जैसी आपकी इच्छा माँ जी। थोड़ी देर के बाद कामिनी देशी घी और हल्दी लेकर राधा के पास आती है। बहू राधा, ला, मैं तेरे सर पे ये देशी घी की मालिश कर देती हूँ। इससे बाल मुलायम और खूबसूरत हो जाते हैं। देख तो तेरे बाल कितने रूखे हैं, जैसे नकली बाल हो। इधर आ, आज मैं तेरे सर की मालिश कर देती हूँ। बैठ बेटा। मालिश का नाम सुनकर राधा घबरा जाती है। वो माँ जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मालिश कर लूंगी। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती है और अपने सर पर लगे विग को ठीक करने लगती है। तभी निधि राधा को देख लेती है। ओह माय गॉड! अच्छा, तो असल में ये महारानी गंजी है और विग लगाकर सबको बेवकूफ बना रही है। कल मुंह दिखाए के समय अब मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। अगले दिन सब औरतें राधा की मुंह दिखाई के लिए कामिनी के घर आती हैं। तब निधि अपनी चाल चलती है। अरे राधा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे ये साड़ी कैसे पहनी है? ला, मैं पिन लगा देती हूँ। राधा साड़ी की पल्लू को राधा के नकली बाल में पिन लगाकर जानबूझकर फंसा देती है और राधा को मुंह दिखाई के लिए बाहर ले आती है। जैसे ही एक औरत राधा की मुंह दिखाई के लिए साड़ी का पल्लू हटाती है, पिन से फंसा हुआ राधा का विग भी निकल जाता है और सब औरतें हंसने लगती है। हाय दया, ये तो टकली है, इसके तो बाल ही नहीं। कामिनी बहन, तुमने तो कहा था कि तुमने अपने बेटे के लिए हूर की परी ढूंढी है।
लेकिन ये महारानी तो गंजी निकली। सभी औरतों ने कामिनी और राधा का खूब मजाक बनाया और फिर वहां से चली गई। अब कामिनी राधा के बोले झूठ की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। इतना बड़ा झूठ बोला, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। इसीलिए इतने दिन से भोली बनकर सबका ख्याल रख रही थी। अरे सब दिखावा था इसका। निकल जा इस घर से अभी। तभी वहां राधा का पति अंश आता है और कहता है, रुको माँ, राधा ने तो मुझे सब कुछ शादी से पहले ही सच सच बता दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैंने ही उसे सच छुपाने की कसम दी थी। माँ, मुझ अपाहिज से शादी कर राधा ने मुझे और इस घर को कितने अच्छे से संभाला है। इंसान का तन नहीं मन खूबसूरत होना चाहिए, जो राधा का है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है माँ। अंश की बातें सुनकर कामिनी और निधि को अपनी भूल का एहसास होता है और वो राधा से माफी मांगकर दोबारा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। को फिल्म देखने का काफी शौक था। वो जो फिल्म देखती उसकी हीरोइन से इतनी प्रभावित हो जाती कि कुछ दिनों तक तो उसे के रंग में रंगी दिखती। एक दिन, अरे विवेक बेटा! क्या हुआ माँ, क्या हुआ? दोनों माँ बेटे सामने देखते हैं जहाँ सोनम पुलिस ड्रेस में खड़ी होती है। अरे सोनम, आज कौन सी फिल्म देख ली? रानी मुखर्जी की फिल्म देखी है। आज से मैं गांव के सारे चोरों को अपने घर में बंद कर लूंगी। अरे बेटा, उसके लिए तो पुलिस है और वो घर में नहीं जेल में बंद होते हैं। नहीं माँ नहीं, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। विवेक और उसकी माँ सर पकड़ लेते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि वो सोनम की इस आदत से कैसे निपटे, क्योंकि सोनम घर पर पड़े सीडी प्लेयर में पास की दुकान से लाकर कोई ना कोई फिल्म देख ही लेती थी। सोनम की सास और उसका पति उसकी इस आदत से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो लोग तय करते हैं कि क्यों न सोनम को कुछ दिनों तक उसके मायके छोड़ दिया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे ले आएंगी। सोनम की सास सोनम के मायके पहुंच जाती है और वहां उसके पिता से मिलती है। भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समधन जी, बताइए कैसे आना हुआ? देखिए भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सोनम की कुछ आदतों को हमसे क्यों छुपाया। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए सोनम को अपने पास रख लें, जिससे हमें थोड़ी शांति मिले। देखिए बहन जी, अब तो सोनम आपके घर की बहू है और रहा सवाल उसे घर में रखने का, तो मैं ये नहीं कर सकता। सोनम की सास हैरान हो जाती हैं। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? अरे भाई, बच्ची है वो आपकी, उसका इलाज तो आप ही कर सकते हैं ना। कहाँ है सोनम की माँ? आप उन्हें बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूंगी। अरे रहने दीजिए बहन जी। नहीं नहीं, आप उन्हें बुलाइए तो सही, मैं बात करती हूँ उनसे। ये बेटी को क्या सिखा रखा है उन्होंने। अच्छा, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं बुला देता हूँ। अरे सोनम की अम्मा, जरा बाहर तो आना, समधन जी मिलना चाह रही है। कितने आदमी थे? 2 आदमी। 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोचा था सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। ये कहकर वो सोनम की सास का गला पकड़ लेती हैं। सोनम की सास डर कर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, पागल है ये पूरी फैमिली। बहन जी, इन्होंने कल ही शोले देखी है, इसीलिए मैं कह रहा था इनसे दूर रहिए। अरे मैं समझ गई कि बेटी किस पर गई है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती हैं। फिर एक दिन सोनम के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? सामने सोनम बसंती के भेष में उसे पानी देते हुए कहती है, यूं कि दीदी क्या बताऊं मैं आपको, वैसे मैं बेफिजूल की बात तो करती नहीं, यूं कि। आन्या बीच में ही सोनम को रोक लेती है। हाँ हाँ भाभी, आप कुछ न बताएं, मैं समझ गई। एक दिन आन्या, विवेक और उनकी माँ साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बहू तो सारा दिन फिल्मी रंग में रंगी रहती है, अब तो उसकी इस आदत से हमारे घर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। आन्या, हमने सब ट्राई कर लिया, अब तुम ही कोई उपाय बताओ।
आन्या कुछ सोचती है, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी माँ और भाई से कहती है, देखिए कल तक इस समस्या का समाधान मैं ढूंढ लूंगी, आप परेशान मत होइए। अगले दिन की बात है। सोनम अच्छी सी साड़ी पहनकर पूरे घर वालों को सुबह सुबह की चाय पिलाती है, माँ के पैर दबाती है, विवेक को लंच देती है और रसोई के सारे काम निपटाती है। शाम को विवेक घर आता है और ये सब देखकर आन्या से पूछता है। माँ भी उसी के पास खड़ी होती है। अरे आन्या, ये चमत्कार कैसे हुआ? बस भैया, मैंने आज भाभी को बहू हो तो ऐसी फिल्म दिखा दी है। अब भाभी घर का सारा काम करेंगी, एक अच्छी बहू के सारे कर्तव्य पूरे करेंगी। हाँ हाँ, लेकिन कब तक? फिर वो कोई और फिल्म देख लेगी और... नहीं माँ, अब भाभी कोई फिल्म भी नहीं देखेगी। दोनों हैरानी से आन्या की तरफ देखते हैं। क्यों और कैसे? आन्या धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सीडी प्लेयर को ही तोड़ दिया है माँ, अब तो न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। मॉर्निंग मॉम जी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं मंदिर जा रही हूँ, ये पापड़ रखे हैं, इन्हें धूप आ जाए तो सुखा देना। ओके मॉम जी, आपने मेरा ब्रेकफास्ट तो बना दिया है ना, विद स्ट्रॉन्ग कॉफी? हाँ हाँ, वही किचन में रखा है। हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे, बुढ़ापे में मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। अरे भगवान ने नहीं, ये तो तेरे लाडले ने दी है, विदेशी बहू। तुझे ही बड़ा शौक था ना गोरी चिट्टी बहू लाने का, भुगत अब तो तुम भी मुझे ताने ही सुना ही दो जी। मैं चली मंदिर। अरे ओ बहू, तूने पापड़ सुखा दिए थे? यस मॉम जी, जैसे ही धूप आई सुखा दिए। छत पर तो नहीं दिख रहे। वो तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर में है ना मॉम जी। हाय, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कल की मौरी, पापड़ कोई वॉशिंग मशीन में सुखाता है क्या? व्हाट मॉरी मॉम जी, ठीक से सूखे नहीं क्या? अरे मुझे माफ कर दे और दफा हो यहाँ से। पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे सीधे साधे नितिन को फंसा लिया इस कड़मुही ने। क्या कह रही हो माँ? कलमुही कहाँ है वो? अच्छी खासी गोरी चिट्टी तो है। चुप कर तू, जीना मुश्किल कर दिया है मेरा तुम सबने। मेरा तो सर दर्द होने लगा। अपनी मिनी को बोल जरा मेरे लिए चाय बना दे। मिनी, जरा बढ़िया सी 4 कप चाय बना लो ना। चाय मतलब व्हाट? चाय मतलब कॉफी की इंडियन बहन। जैसे कॉफी बनाते हैं वैसे ही, बस कॉफी की जगह चाय पत्ती डालनी होगी। ओके? पर पति तो हस्बैंड होता है ना, तुम्हें कैसे? अरे मेरी माँ पति को नहीं, पत्ती पत्ती मतलब लीव्स, टी लीव्स। पर माँ का मतलब तो मॉम होता है ना, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। अरे मर गया रे। पर मरने का मतलब तो... अरे तू जा और चाय बना। ओके? ओके, समझ गए। आप सब लोग कितनी शुगर लेंगे? 1 चम्मच। अच्छी चाय बनाना, समझी? चाय पत्ती मॉम जी। 2 चम्मच। ये लीजिए, सबके लिए हॉट हॉट चाय। ये कैसी काली चाय है? दूध डालना भूल गई क्या? डाला है ना मॉम जी। 4 कप मिल्क में 4 चम्मच शुगर, 1 चम्मच पत्ती और मिल्क। 8 चम्मच पत्ती? हाँ, मॉम जी ने ही तो कहा था 2 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच शुगर। हे प्रभु, मैंने पूरी चाय में 2 चम्मच पत्ती डालने को कहा था। सत्यानाश हो, कौन सी घड़ी में से चाय बनाने को कह दिया। अगले दिन, सुन, मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके सामने मेरी नाक मत कटाना, समझी? आपकी नाक यानी नोज? मतलब मैं... अरे कुछ नहीं, मतलब उनके टेक केयर अच्छे से करना। यस यस, ऑफ कोर्स। सरिता की सारी सहेलियां आ जाती हैं। भैया, हमने सुना है तेरा बेटा विदेशी बहू लाया है, हमें भी तो मिलवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिनी बेटा, जरा सबके लिए चाय तो लाना। जी मॉम जी, शुगर कितनी? हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया। नहीं नहीं, चाय नहीं, जूस लेकर आ।
मिनी सबके लिए जूस लेकर आती है। उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। सब औरतें आपस में खुसफुसाने लगती है। ये तूने क्या पहन लिया? वो मॉम जी, हम लोग मूवी डेट पर जा रहे हैं ना, तो मैं तैयार हो गई। जिस डेट को जाना है तब तैयार होना, अभी से ये सब क्यों पहन लिया? अरे सरिता, मूवी डेट मतलब फिल्म देखने। ये आजकल के बच्चे जाने क्या क्या बोलते हैं। अब मैंने भी अपने पोते से सीखा है। यस यस, राइट आंटी जी, फिल्म देखने जा रहे हैं। तेरी बहू का नखरा देख के तो लगता है तुझे भी विलायती बना देगी। नहीं नहीं, ये सब काम मेरे इशारों पर करती है। वो तो मैं खुद ही कपड़ों पर रोक टोक नहीं लगाती। सुन मिनी, शाम को जल्दी आ जाना, आज मंदिर में भजन है। पर हम तो डिनर करके आएंगे मॉम जी। मंदिर में भजन आप कर लेना। सब औरतें हंसने लगती है। अरे भजन भजन, उसका मतलब फूड, राइट? तुमने ही तो सिखाया था, भोजन मतलब फूड। तुम जाओ, इससे पहले कि मेरी बच्ची कुछ इज्जत का फालूदा बन जाए। You mean फालूदा आइसक्रीम मॉम जी? अरे चल यहाँ से। आ गए तुम लोग। मेरी सब सहेलियां मुझ पर हंस रही थी। कल से मैं इसे रोज 1 घंटे हिंदी सिखाऊंगा माँ। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अरे सरिता, तुम इसे धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज समझाओ। ये खुद को पूरा तो बदल नहीं सकती और ऐसी अपेक्षा करना भी गलत है, पर थोड़ा हम इसका ख्याल रख लेंगे तो ये हम सबके लिए ठीक रहेगा। आप सही कह रहे हैं जी। You are right पापा जी। शिक्षा, हमें परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। शोले की बसंती भी क्या बोलती होगी, जो रीटा बहन की बहू नेहा बोला करती थी। अरे बहू, क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो बाहर जो ट्रेन जा रही है उसकी आवाज बंद हो जाने दे, या तू थोड़ी देर बाद बोल लेना। ना माजी ना, चूंकि मैं फिर से बोल देती हूँ। उसमें क्या है कि मैं बोल रही थी कि कल छत पर मैंने एक चिड़िया को देखा। एक दाना खाती फिर फुर्र, एक दाना खाती फिर फुर्र। माँ जी, वो आती खाती फिर फुर्र। सास को लगा शायद आगे कोई बात होगी जो बहू बताना चाह रही है, लेकिन नेहा तो अच्छा अच्छा, फिर क्या माँ जी? वो आई, दाना खाई, फिर फुर्र। अरे हाँ हाँ बेटा, पर आगे भी बोलेगी। फिर क्या? फिर क्या माँ जी, दाना खत्म हो गया। चूंकि चिड़िया चली गई तो मैं भी चलती हूँ। वो क्या है ना, बारिश हो रही है। हैं? ठीक है, जा जा। बहू के जाने के बाद अरे पता नहीं क्या बताना चाह रही थी। चिड़िया आई, दाना खाई, फिर फुर्र। अरे ये क्या बात होती है? आगे पूछो तो दाना खत्म। हे भगवान, ये क्या क्या बोलती रहती है। सास बहू की बातों से परेशान हो ही रही थी कि उसे बहू की आवाज आती है। अब यह किससे बात कर रही है? सामने खड़ी होती है काम वाली। बहू काम वाली से कहती है, अरे पानी बरस रहा है ना टिप टिप। हाँ भाभी, लेकिन मैं तो आ गई ना छाता लेकर। वो देखना कैसे पानी बरस रहा है। क्योंकि पानी बरसता देखकर मुझे एक बात याद आ गई बचपन की। वैसे तो भाभी बहुत काम है मेरे पास। अब जल्दी से बता दो क्या बात है। अरे बचपन में मैं ना एक बार स्कूल जा रही थी। क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं जहाँ भी पैर रखती वहां से आवाज आती छाप। फिर मैं दूसरा पैर रखती, फिर आवाज आती छाप। दूर खड़ी सास बहू की बात सुन रही थी। सास मन ही मन सोचती है, अरे कमला कहाँ फंस गई? अभी आधा घंटा ये छप छप करेगी, फिर बारिश बंद हो जाएगी और ये स्कूल पहुंच जाएगी। उधर बहू की छप छप से कमला बोर हो रही थी। ऊपर से 4 घर का काम पड़ा था। आखिर वो बोल ही पड़ती है, अरे दीदी, फिर क्या हुआ? अब गड्ढे में गिर गई, पानी उछाल कर कोई कार निकल गई, या फिर क्या हुआ? जल्दी से बता दो ना, काम पड़ा है, टाइम नहीं है मेरे पास। सुन, क्योंकि तू ना ज्यादा होशियार मत बन, ठीक है? फिर क्या हुआ? बारिश रुक गई और मैं क्लास में पहुंच गई। कमला बेचारी मन ही मन हंसकर काम में लग जाती है। बहू कमरे में चली जाती है कि सास कमला के सामने आती है। क्या हो गया कमला? बहू की कहानी पसंद नहीं आई? छप छप। वैसे इससे पहले वो मुझे भी एक कहानी पुर्र पुर्र की सुना गई है। नौकरानी भी सास की बात सुनकर हंसने लगती है। खैर, फिर एक दिन
माँ जी, चूंकि नाश्ते में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं सब्जी लाने जा रही हूँ। अरे यह तो तुझे कल सोचना चाहिए था ना कि सुबह सुबह झोला लेकर भागना तो ना पड़ता। गृहस्थी में मन लगे तब ना, सिर्फ बातें करवा लो। बातें बातें कहाँ करती हूँ मैं माँ जी? यही तो फर्क होता है ना मायके और ससुराल में। क्योंकि मेरे मायके वालों को लगता था कि मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, वही सास को लगता है कि मैं बहुत ही बोलती हूँ। अरे आसपास वालों को तो लगता था कि मैं कहीं गूंगी तो नहीं हूँ। जबान से एक चू चू की आवाज तक नहीं सुनी थी किसी ने। चलो मैं आपके घर आई, सोचा आपके साथ 2 बातें कर लूं, लेकिन चूंकि आपको ये लगता है कि बहू का बोलना जारी ही था कि सास बोल पड़ती है। अरे चुप भी हो जा बहू, जा जाकर सब्जी ले आ। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाली पेट तुझे नहीं झेला जाएगा। बहू झोला लेकर निकल पड़ती है सब्जी लाने। लेकिन ये क्या, नाश्ते का वक्त भी निकल जाता है, लेकिन बहू तो घर आती नहीं। न जाने कहाँ चली गई है। एक तो कहीं भी जाती है तो 2 घंटे से पहले घर नहीं घुसती है लड़की। सुबह तो नमक से रोटी खा ली, लेकिन दोपहर का खाना, अरे वो तो कुछ अच्छा चाहिए ना। बाहर जाकर देखती हूँ। सास बहू को देखती हुई बाहर जाती है तो वहाँ वो सब्जी वाले के साथ बैठकर मटर छिल रही होती है। बहू, ये क्या कर रही है यहाँ बैठकर? घर चल, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि तू अब आएगी, लेकिन नहीं। माँ जी, वो क्या है ना, सब्जी वाली आंटी जी अकेली सब्जी बेच रही थी। क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं भी साथ बैठकर मटर छील दूं तो उनका भी थोड़ा मन लग जाएगा, क्यों? सब्जी वाली सास को देखते ही खुश हो जाती है। अरे बहन जी, ये आपकी बहू है का? हाँ है तो मेरी बहू। अरे पर तूने इसे क्यों नहीं समझाया? तू भेज देती इसे। यहाँ बैठकर सब्जी और मटर क्यों छिलवा रही है? नहीं माँ जी, चूंकि ये आंटी तो बहुत अच्छी है। ये देखे ना, सारे महीने के मटर मैंने छिल दिए हैं इनकी मदद से। और बातें करते करते ऐसा वक्त निकल गया कि पता ही नहीं चला। अब 2 किलो मटर बची है, छिलकर अब भी आ रही हूँ। ना माँ जी से बोलिए ना कि ये मटर मैं छिलकर घर दे जाऊंगी। जब से बैठी है सर खा लिया है बोल कर। अरे अब तो कान ऐसे पक गए हैं कि ये क्या बात करे ये भी समझ में नहीं आता। अरे ये कैसी बात कर रही हो? मेरी बहू को तो बोलना तक नहीं आता। मुझे तो लगता था कहीं गूंगी तो नहीं है। वैसे बोल क्या रही है? कुछ नहीं माँ जी, क्योंकि मैं ना बचपन में घोड़े पर बैठी थी, उसी की बस कहानी सुना रही थी। हाँ, कहानी क्या थी? घोड़े पर बैठी तो घोड़ा चल रहा था, टपक 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 टपक। अरे नहीं, अभी आगे मुझे कहानी नहीं सुननी, ले जाओ इसे बस। सास बहू की बात पर हंसने लगती है और उसे लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, ऐसा क्यों करती है तू? कैसा माँ जी, कैसा करती हूँ मैं? अरे तू सच में नहीं समझती कि तू क्या करती है? तब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कहीं सारा आस पड़ोस और बाजार हम लोगों से परेशान ना हो जाए। अब सास ठान लेती है कि बहू को उसी की भाषा में समझा कर रहेगी। फिर एक दिन बहू, पता है जब तेरा पति राजीव छोटा था तो क्या करता था? मुझे कैसे पता होगा माँ जी, क्योंकि वो क्या करता था बताइए ना। कितना मन करता है उनकी शरारतें सुनने का, बताइए ना। बताती हूँ। वो ना छुप छुप कर बिस्कुट खाता था। मैं सो जाती तो धीरे से किचन में जाता, फिर डिब्बा खोलता और एक बिस्कुट खा लेता। ओह! फिर माँ जी क्या होता है? फिर वापस जाता, डिब्बा खोलता और बिस्कुट खा लेता। फिर माँ जी? अरे फिर क्या, फिर डिब्बा खत्म हो जाता। बहू मुंह बना लेती है कि सास ये क्या बात कर रही है कि तभी काम वाली आ जाती है। अरे भाभी, पता है कल एक घर में क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि तू गिर गई क्या? ना भाभी, मैं ना बर्तन धो रही थी। पहले मैं बर्तन में साबुन लगाती, उसे पानी से धोती, फिर टोकरे में रख देती। ओह, अच्छा। फिर क्या हुआ? तूने कोई महंगा कांच का बर्तन तोड़ दिया क्या? अरे नहीं भाभी, मैं बर्तन में साबुन लगाती, पानी से धोती, टोकरे में रख देती, फिर जल्दी बोलना, फिर क्या? फिर क्या, सिंक से जूठे बर्तन खत्म हो गए और टोकरा फुल हो गया। अच्छा चलती हूँ मैं भाभी। बहू को अब समझ में आने लगा था कि वो क्या कर रही थी। तभी सब्जी वाली आती है। अरे बहू रानी, ये ला मटर। पता है मटर छिल रही थी तो क्या हुआ?
बहू जो अब तक पक चुकी थी। माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ कि क्या हुआ होगा। एक एक मटर छिलकर आपने पन्नी में डाला होगा, फिर छिलके अलग और मटर अलग, है ना? सब्जी वाली नौकरानी सास के साथ मिलकर हंस रहे होते हैं और बहू समझ जाती है कि उसे अब चुप रहना है। श्श्श।